औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज मोरखा 7 जुलाई 2020 बाफजल रब्बी दरस व तदरीस के सिलसिले को हम मज़ीद आगे तसलसल में लेके जा रहे हैं। आज जो हमारा मौजू ज़ेर बहस है वो है आर्टिकल 85 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984। हस्बे आदत मैं आप लोगों को कुछ गुजारिशात करूँगा साबका दर्स की बाबत के शुरू हमने किया कानून शहादत आर्डर, इसकी बुनियादें देखी, फाउंडेशन के सारा ये कानून शहादत को डील करता है। एविडेंस क्या है, इसकी अक़साम क्या हैं, कौन सी शहादत किस वक्त काबिल कबूल होगी, कौन सी किस वक्त नहीं होगी, कौन सी शहादत का दर्जा क्या होगा, प्राइमरी होगी या सेकेंडरी होगी। फिर हमने फैक्ट्स को देखा। शहादत हमेशा फैक्ट्स से बनती है। फैक्ट्स वो चीज़ें हैं जो इंसानी दिमाग ने अपने अक्ल से, कॉमन सेंस से, जिसे हवास खमसा कहते हैं, अल्लाह की ज़ात ने इंसान को मुख्तलिफ हवास दिए हैं। इंसान जो कुछ सोचता है, देखता है, पढ़ता है, समझता है, सोचता है, इंसान की ये सारी कैफियत का नाम, फैक्ट्स का नाम दिया गया है, जिसे हालत कहते हैं, जिसको हम कैफियत भी कहते हैं। इंसान की किसी खास मौका पर, किसी खास वक्त पर क्या कैफियत, क्या हालत हो सकती है। वो हालत चाहे बावक्त इर्तकाब जुर्म हो, when a person commits an offense, the occurrence occurred or happened before the commission of the offense or after the commission of an offense. What was the purpose, motive behind that offense? थोड़ा सा तज़किरा इसलिए ज़रूरी था कि याददाश्त हमेशा लर्निंग प्रोसेस को बेहतरीन करती है। जब आप किसी भी कानून का मुताला करें, उससे पहले थोड़ा सा देखें कि उसका मकसद अतलाक क्या है, क्यों है ये कानून। जब ये क्यों आपके अपने दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा, इमेजिनेशन आप शुरू कर देंगे हक़ाइक़ पर मबनी, कि आप लोगों ने अब तक, आज तक कानून शहादत आर्डर की बाबत क्या समझा। आज हम आर्टिकल 85 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग देखें, चलो इस चैप्टर पे आ जाएं। अब हम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहे थे, डॉक्यूमेंट की तारीफ हमने पढ़ी, लेकिन ज़्यादा आसानी सिर्फ समझने के मकसद की खातिर आप लोग डॉक्यूमेंट्स को दस्तावेज़ात पर ले आएँ, कागजात पर ले आएँ। जो इंसानी ज़िंदगी आजकल को जो जदीद दौर है, हम लोग अपने ज़िंदगी के मामलात को सर अंजाम देने के लिए तिजारती कारोबारी मुआहदात, लेन देन, दस्तावेज़ात पर हम उनको लिखते हैं, या उनको आजकल कंप्यूटर का दौर है, उसमें हम उन्हें कलमबंद कंप्यूटर के ज़रिए जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह हैं, उनकी मदद से, चाहे उर्दू हो या अंग्रेज़ी हो, अमूमी तौर पर हमारे पाकिस्तान में फ़िलहाल यही ज़बान राइज है। और हम डॉक्यूमेंट्स का जो इंतज़ाम है, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है इंटरनेट की वजह से। अमेरिका के किसी हिस्से में बैठा है, यूरोप में बैठा है, अफ्रीका में बैठा है, कहीं भी कोई इंसान बैठा है, पूरी दुनिया के मामलात सर अंजाम दिए जा रहे हैं। आज पाकिस्तानी भी पूरी दुनिया में बैठे हैं। अब उनको मुख्तलिफ मसाइल बाबत दस्तावेज़ात दरपेश होते हैं और उनकी कोई लिटिगेशन शुरू हो जाती है अदालतों में, तो उनके लिए क्या तरीक़ाकार होगा। अब आज हम पढ़ेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक का जो अमूमी मफ़हूम है, अवाम को ज़ाहिर करता है। अब जहाँ कहते हैं ना पब्लिक इकट्ठी हो गई है, अवाम इकट्ठी हो गई है, अब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहेंगे। अमूमी तौर पर तो इसका मफ़हूम जो मैं पब्लिक का ले रहा हूँ, अवाम बनता है, लेकिन ऑफिशियली इन्हें सरकारी दस्तावेज़ात कहेंगे। जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस है इंग्लिश, उसकी नज़र से देखें, इस्लामिक लॉ भी, रियासत की जो भी मलकियत होती है, दर हकीकत वो अवाम की मलकियत होती है। रियासत का इंतज़ाम अवाम के लिए चलाया जाता है। अवाम के लिए ये सारे कारोबार, सारे अफ़आल, रियासत जो कुछ भी करती है, अक्सर आपने सुना होगा
रियासत को जो नुमाइंदा होता है, वजीर आजम साहब होते हैं, सदर पाकिस्तान होते हैं, अवाम के लिए हम ये कर रहे हैं, अवाम के लिए ये हो रहा है। अब वो सरकार है ना, सरकारी अहलियत में सरकारी ओहदा है उनके पास सबसे बड़ा, तो वो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हम कहते हैं जी सरकार ने ये कर दिया, सरकार आप देखो ये कर रही है, इसको जरा आम मफहूम में ले जाएं, गवर्नमेंट के मफहूम में ले आते हैं। तो इससे मुराद मफहूम ये है जो आप लोगों को मैं तमहीद की कोशिश कर रहा हूँ। सरकारी दस्तावेजात से मतलब है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कानून शहादत ने हमें बता दिया है। अब इसकी पहली कैटेगरी में आप देखें, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स आर रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट्स। इसका ना इंग्लिश के साथ जरा थोड़ा सा मैंने इंटरप्रेट करने की कोशिश की है डिक्शनरी के मफहूम से, क्योंकि ये एक्ट्स का जो डायरेक्ट मफहूम बनता है हम कानून के तालिब इल्मों के जहन में, एक्ट से कहीं कोई मुराद कवानीन तो नहीं है, नहीं, यहाँ कवानीन नहीं है। अब डिक्शनरी मीनिंग मैंने देखा है एक्ट का मतलब क्या है, काफी सारे मफहूम है, लेकिन यहाँ कौन सा लागू हो रहा है। एक्ट मीन्स समथिंग दैट समबडी डज, किसी भी इंसान का कोई फेल एक्ट कहलाता है। उर्दू में हम इसे कहते हैं अफ़आल या याददाश्त अफ़आल। अब याददाश्त अफ़आल कैसे बनती है, किन हालात में बनती है। अब ये देखें, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स आर रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स, वो दस्तावेजात जो अफ़आल बने। अब देखें ना, सरकारी इदारा है कोई भी, या कोई बहुत बड़ा हुकूमती ओहदादार है, उसका एक अपना महकमा है। अब वो महकमा जो अपना काम करेगा दस्तावेजात पर, अब साफ ज़ाहिर उसने कोई काम तो करना है किसी सरकारी इदारे ने, जब साफ ज़ाहिर है सरकारी ऑफिशियल ड्यूटीज सर अंजाम देते हुए जब वो काम करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्री शक्ल में आएगा, जैसा कि कवानीन है, पूरी दुनिया का एक बाकायदा निज़ाम है, सिस्टम है। जब वो दस्तावेजात पर अपने उस काम को लेके आएंगे, इस तनाजुर में अब आप इस चीज को पढ़ें, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स आर रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स, वो दस्तावेजात जो एक्ट्स बनती हैं, अफआल बनते हैं इन लोगों के, कौन कौन से, सॉवरेन अथॉरिटी। अब पाकिस्तान में सॉवरेन अथॉरिटी किसके पास है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, वजीर आजम साहब हैं सॉवरेन अथॉरिटी। जो हमारा इस वक्त सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इस पर क्या कहता है, सदर पाकिस्तान है या वजीर आजम साहब हैं। ये वो सवाल है जिसका आप लोग खुद ही जवाब देंगे। अब दूसरे पे आप देख लें, ऑफ ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स, जो सरकारी बॉडीज होती है ना मुख्तलिफ महकमों की या ट्रिब्यूनल्स होते हैं, हमारे जुडिशल ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जो एक्स कैडर हमारे कुछ जैसे वन काम करते हैं वो एक्स कैडर कोर्ट्स होती हैं, मसलन रेंट ट्रिब्यूनल को वैसे ही मैं मिसाल दे रहा हूँ जुडिशल प्रोसीडिंग में, और दीगर हुकूमत के ट्रिब्यूनल होते हैं जिनके काम होते हैं, जिनके ऑफिशियल ड्यूटीज होती हैं मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम देना। अब तीसरे पे आ जाएं, ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स लेजिस्लेटिव, मुकन्ना हम जिसे कहते हैं, लेजिस्लेशन किसे कहते हैं, जो लेजिस्लेट करती है, कवानीन बनाती है। पब्लिक ऑफिसर्स भी इसमें शामिल हैं, जो हुकूमती अफसर अपने ऑफिशियल ड्यूटी सर अंजाम देता है, सर अंजाम तो देता है, डॉक्यूमेंट्स की एक तरतीब होती है, वो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। लेजिस्लेटिव किन किन को हम कहते हैं, लेजिस्लेटिव को आपके समझ में ले आए कि जब भी हमारी पंजाब असेंबली या फेडरल असेंबली, वफाक, पार्लियामेंट कोई कवानीन बनाती है, लेजिस्लेशन से मुतलका जो लेजिस्लेटिव एक्ट्स वगैरह होते हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, या कार्रवाइयाँ होती हैं पहले, कानून बनने से पहले भी काफ़ी स्टेटमेंट ऑफ रीजंस ऑब्जेक्ट्स वगैरह इसमें शामिल हैं। जुडिशल एंड एग्जेक्टिव, जुडिशल एक्ट्स हो गए, एग्जेक्टिव एक्ट हो गए, वजीर आला साहब ने कोई हुक्म जारी कर दिया, इस एग्जेक्टिव में वो सूबे के, जुडिशल जिसमें आमतौर पर जो अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं, ऑफ एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, किसी भी पाकिस्तान के हिस्से के, या ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अच्छा, ये मुल्कों का जो निज़ाम है ना आपस में, आमतौर पर तो इक़वाम मुत्तहिदा है, जनरल असम्बली, मुख्तलिफ ट्रीटीज़ हैं हुकूमतों के, मुल्कों के आपस में ट्रीटीज़ हुए हुए हैं, एक बाकायदा निज़ाम है। जैसे मैंने शुरू में गुजारिश किया है कि कुछ पाकिस्तानी हैं बाहर काम कर रहे हैं, या फॉरेन के कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, होते हैं इस तरह मुआहदात जो इंटरनेशनल बड़े लेवल के होते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह होती हैं। कोई भी अगर इशू आ जाता है ना, डॉक्यूमेंट्स आप अगर वो पेश करना चाहते हैं तो फॉरेन कंट्री वाले भी पेश कर सकते हैं पाकिस्तान में।
हम पाकिस्तान कानून पढ़ रहे हैं, इसमें फॉरेन कंट्री भी शामिल है इस तनाजुर में। अब नेक्स्ट देखें, ये था पहला, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स। इसकी मैंने आप लोगों को 3 अक़साम बताई हैं। अब ये दूसरी हेडिंग शुरू हो रही है, पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन पाकिस्तान ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। अब ये कौन कौन से हैं? ये थी हमारी पहली स्लाइड। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अच्छा, ये ऑफिशियल पब्लिक ऑफिसर्स लेजिस, ये हमने पढ़ लिया। डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वाला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय अ पब्लिक ऑफिसर। अब ये इसकी दूसरी हेडिंग जरा आप सुन लें, पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन पाकिस्तान ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। अब ये कौन सा है? पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन पाकिस्तान, पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन पाकिस्तान ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। इसकी ना मैंने ये एक फॉर्मेट बनाया है, आप लोग जब तसल्ली से देखेंगे ना, स्लाइड नंबर 6 है, स्लाइड नंबर 6, ये अब आप लोगों के सामने है इस वक्त। इसकी ना स्टैंप लगी हुई है, अटेस्टेड भी लिखा हुआ है, और साथ एक बड़ी स्टैंप है, उस पर नंबर लिखा हुआ है, तरतीब। इसको अब बहुत गौर से सुन लें, इंतहाई अहम चीज है। हर इंसान के पाकिस्तान में हर फर्ज से ये मुतलका बहुत ज्यादा है। पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन पाकिस्तान ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। मिसाल दे रहा हूं, अब ये रजिस्ट्री कराते हैं हम अक्सर, जायदाद का जब लेन देन करते हैं कि जी 5 मरले 1 कनाल, किसी ने कोई प्लाट ले लिया, घर ले लिया, दुकान ले ली, ये इसकी रजिस्ट्री हो गई। अब इसकी जो एक कॉपी है ना रजिस्ट्री की, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह होती है, इसे फोटो कॉपी इसकी करा लेते हैं, साइन अंगूठे बिल्कुल पार्टीज के हकीकतन लगा लेते हैं। अब ये जो मुतलका रजिस्ट्रार का, आप लोग रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी इसको देखेंगे, जो आमतौर पर हमारे यहाँ पंजाब में कल्चर है, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये तहसीलदार साहब के पास है अख्तियार, एडीएलआर साहब के पास हमारा अख्तियार है कि तहसीलदार साहब के पास हुआ है जो अभी मौजे इलाका जात कंप्यूटराइज्ड नहीं हुए, वहां रजिस्ट्री अभी तहसीलदार साहब कर रहे हैं। और जो कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, वही लैंड रेवेन्यू एक्ट वाला तरीका, उसमें आप सेक्शन 42 वगैरह में तरमीम हो चुकी है। एडीएलआर, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, ये एक अलहदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का महकमा बन चुका है, ये लोग रजिस्ट्री करते हैं। इस वजह से बात को जरा मैंने मजीद खोला है कि आप लोगों को समझ आ जाए पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन पाकिस्तान ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का क्या मफहूम है। आप तीसरे नंबर पे देखें, तीसरी कैटेगरी कौन सी आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? डेफिनेशन आपने देख ली अच्छे तरीके से। अब अर्जी दावा है, जवाब दावा है, शहादतें वगैरह आई, अब इसमें कोई भी अदालती कार्रवाई है, मसलन रिमांड पेपर फौजदारी में है, मुलजम का रिमांड पेश हुआ, जज साहब ने रिमांड दिया या रिफ्यूज कर दिया, अब उन्होंने कोई कार्रवाई तो की है ना, पुलिस रिकॉर्ड को देखकर कोई पार्टी उसकी फोटोकॉपी अटेस्टेड कॉपी लेना चाहती है, ले सकते हैं। सिविल में भी और फौजदारी में भी जज साहबान जो भी कार्रवाई वगैरह करते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बाबत, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिसेबल इन एविडेंस हैं, कंसीडर किए जा सकते हैं। अब चौथे पे आप आ जाएं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट अंडर एनी लॉ। अब ये स्लाइड आप लोगों के सामने आ रही है, अगर स्लाइड सही नजर नहीं आती या समझ नहीं आ रही तो आप लोगों के पास फॉर्मेट होंगे, पहले भी कई दफा गुजारिश किया है, फॉर्मेट अपने पास रखें। अटेस्टेड कॉपी क्या होती है, कैसे मिलती है, प्रोसीजर आप लोगों को पता होना चाहिए। यही कानून शहादत आर्डर जो हमारा आज का मौजू ज़ेरे बहस है, इसमें सारा तरीक़ाकार दिया हुआ है। जो स्टैंप है उसको आप लोग गौर से देखें, मसलन कि आप लोगों ने एक अदालती कार्रवाई फाइल चल रही है जिसमें शहादत पे है, उसकी आप मुकम्मल की कापी लेना चाहते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, कापी फॉर्म है। अगर ज़ेरे समात है मुकदमा, तो जिन जज साहब के पास वो चल रहा है उनके पास कापी जाएगी, वो जाएगा, एक फॉर्मेट फार्म बना होता है, उसको फिल करते हैं, एलमा साहब को देते हैं, वो उस पर बाकायदा अंदराज करते हैं, या मुंशी साहबान उस पर बाकायदा अंदराज कर देते हैं, तो वो जज साहब उसे अलाउ करते हैं। उसके बाद फिर उसकी कापी बनती है, मुहाफिज खाना होता है,
ये इसका एग्जामिनेशन ब्रांच होती है जो अटेस्टेड कापीज देते हैं ना, हर महकमे की एक ब्रांच होती है, जुडिशरी की भी है ब्रांच, बाकी दीगर महकमों की, रेवेन्यू की भी है। तो वो जो उनका अथराइज्ड ऑफिसर होता है वो साइन करता है, उसके हुक्म से वो अटेस्टेड कापीज आप लोगों को मिल जाती हैं, जिन्हें आमतौर पर मुसद्दका नकूल कहा जाता है। अब ये 4 पे देखें, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय, वही मैंने ये आप लोगों को बता दिया। 5वें को देखें, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स द एग्जीक्यूशन वेयर ऑफ इज नॉट डिस्प्यूटेड। अब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? सेल डीड को ले आए आप, सेल डीड रजिस्ट्री, इसकी एग्जीक्यूशन अभी तक इन डिस्प्यूट नहीं है। इन डिस्प्यूट कब होगी? जब अदालत में चैलेंज हो जाएगी। जब अदालत में चैलेंज हो जाएगी, दो चीजें आ गई। अब मैं कुछ आगे चल पड़ा हूं जानबूझकर। माशाल्लाह अब आप लोगों का इतना कैलिबर है कि आप मेरी इस बात से क्या नतीजा अख्ज कर सकते हैं। व्हाट कैन बी, व्हाट एन इनफ्रेंस कैन बी ड्रॉन, क्या आप लोग नतीजा अख्ज कर सकते हैं कि हैं तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, लेकिन जब इनकी एग्जीक्यूशन डिनाइड हो गई है, ये फिर किस मरले में आ गए? ये थोड़ी सी आप लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग है। सोचें, जब रजिस्ट्री कोई बंदा चैलेंज करता है, किन हालात वाकयात पर करता है? हालांकि उसकी अटेस्टेड कापी तो अदालत में पेश कर देते हैं। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स द एग्जीक्यूशन वेयर ऑफ इज नॉट डिस्प्यूटेड, जब तक डिस्प्यूटेड नहीं है उससे पहले पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का दर्जा है इनको। लेकिन जब इन क्वेश्चन आ गई, डिस्प्यूटेड आ गई, अदालत में चैलेंज हो गई, फिर उसका स्टेटस और हो जाएगा। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? अब इसको जरा दोबारा गौर से आप लोग देख लें, समझ लें कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हमारे कौन से हो सकते हैं। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल 86, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट। मिसाल दिया है, उर्दू में लिखा है, मुहैदा बाय एग्रीमेंट टू सेल, जो फ्रीकैन ने सफेद कागज या स्टैम्प पेपर पर लिखा और घर में रख दिया। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की इस वजह से मिसाल दिया, आप लोगों के जहन में आ जाएगा कि ये कौन कौन से हो सकते हैं। मिसाल देता हूं, आप लोग हैं जैसे, आप लोग, आपके वालिद साहब हैं, उन्होंने जी 10 मरले जमीन का अभी सौदा किया है, रजिस्ट्री नहीं हुई, एग्रीमेंट टू सेल, हमसाया के साथ, साथ वाला प्लाट आप लोगों के घर के साथ है, ठीक है जी। हमसाया साहब आ गए, अब आपके वाले साहब खरीदना चाहते हैं, हमसाया साहब बेचना चाहते हैं। अब उन्होंने एक दस्तावेज घर में ही तैयार कर ली। कैसे? आप लोगों को कहते हैं बेटा ये एक जरा मुझे सफेद कागज देना, दे दिया जी आप लोगों ने सफेद कागज, उस पर फ्रीकैन के नाम लिख दिए। कोई थोड़ा सा बंदा समझदार है जो इन चीजों को समझता है, नाम लिख दिए, कंटेंट से लिख दिए, क्या जी 10 मरले का प्लाट है, फलां साहब ने फलां साहब से इतने पैसों में लिया, अभी इतने दे दिए, बाकी बाद में दे देंगे। 10 का अंगूठा जात सब कुछ लग गए, घर में रख दिया। पहली मिसाल, क्या मिसाल देता हूँ, अदालत ये कचहरी चले गए, 5 स्टैंप वेंडर से सारा कुछ तकमीलात करा ली मुकम्मल, 3 महीने का टाइम मिल गया कि जी बाद में मुकम्मल पेमेंट करेंगे, लेकिन फिर भी घर आ गए। इस दस्तावेज का अभी स्टेटस है, दर्जा है प्राइवेट डॉक्यूमेंट का। प्राइवेट डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? निजी दस्तावेजात, जाती, ये निजी की डेफिनेशन में आता है, निजी को अंग्रेजी में प्राइवेट कहा जाता है। ये हो गया जी हमारा आर्टिकल 86। अब 87 पे चले जाएं, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब पब्लिक ऑफिसर, इसको ना तोड़ रहा हूं मैं, आर्टिकल 87 को ब्रेक करके ना उसी हिसाब से जरा कर रहा हूँ, हद से ज्यादा अहम है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक ऑफिसर जो आप लोगों को बताया जो इंचार्ज है एग्जामिनेशन ब्रांच का, कॉपीइंग एजेंसी ब्रांच जो एग्जामिन करता है ना सारा रिकॉर्ड, फॉर्म्स वगैरह देखता है, उसे कॉपी एजेंसी ब्रांच कहते हैं अदालतों में। पब्लिक ऑफिसर है, उसका एक इंचार्ज है जो ये साइन करता है। हु हैज कस्टडी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब देखे ना जज साहब जब फैसला कर देते हैं, ये मुहाफिज खाने चली जाती है। अब मुहाफिज खाने का कोई इंचार्ज है ना,
जिसने ये अटेस्टेड कापीज वगैरह देनी होती हैं। एनी पर्सन हैज राइट टू इंस्पेक्ट। अब कानून के मुताबिक किस बंदे को है, साफ है ना, जिस बंदे का हक मारा गया है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ, या जिसने चैलेंज करना है, अब उसे तो पता होना चाहिए, कानून ने उसे ये अख्तियार किया है कि भाई आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर वो वकला साहबान से, मुंशी साहबान से रब्ता करते हैं, पता लगता है कि जी फलां दावा फलां तरीक को डिग्री हो गया था, या उस दरखास्त का ये फैसला हुआ था। वो फिर फॉर्म फिल करके ना बाकायदा उस शख्सियत के हस्ती के पास ले जाते हैं, जिसके पास इंचार्ज है, जो पब्लिक ऑफिसर है। अब ये हैज राइट टू इंस्पेक्ट वाला आ गया। अब नेक्स्ट देखें, पब्लिक ऑफिसर सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ लीगल फीस शैल गिव हिम ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द लीगल फॉर्मेलिटीज। मुख्तसर इसको कर दिया जानबूझकर कि अब वो फॉर्म फिल करेंगे, असल जो फाइल पड़ी है मुहाफिज खाने में उसकी बेहतरीन फोटो कापी होगी, बेहतरीन शक्ल में, उस पर वो अपनी स्टैंप्स वगैरह लगा देंगे। ट्रू कॉपी लिखा भी जाता है, आप लोगों को फॉर्मेट दिखाया है। अब लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी उसका कानूनी तकाजा है, फीस का हो गया, फीस अदा कर देंगे। जो कॉपीज वो मांग रहे हैं बामुताबिक कानून दे सकते हैं तो वो उनको दे देंगे। ये हो जाएगा जी हमारा, ये है आर्टिकल 87, इस चीज को डील करता है। अब आप नेक्स्ट पे आ जाएं। अब ये फॉर्मेट दोबारा आ गया, दोबारा आप लोगों को दिखाया है। अब प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाई प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, 88 आर्टिकल। अब देखें ना, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाई प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। अब जो बंदा दावा दायर करता है या चैलेंज करता है, मिसाल दे रहा हूं, 12(2) की दरखास्त दे देता है कि जी ये जो दावा हुआ है डिग्री ये फ्रॉड पर हुआ है, मिसाल दे रहा हूं, तो वो अटेस्टेड कॉपी सारी लगाएगा। या कोई बंदा नया दावा दायर करता है, उसे काज ऑफ एक्शन हासिल है, अब उसका जो मुवक्किफ है उस मुवक्किफ की तायीद में कोई वो कहानी बयान करता है कि जी इस जायदाद का ये फैसला हुआ था, जो रेलिवेंसी है। अब रेलिवेंसी हमने पढ़ा था कॉपीज वगैरह, देखें आप लोग जरा 18 से 69 तक जुडिशियल प्रोसीडिंग का हमने पढ़ा था कहीं कि जो उससे डॉक्यूमेंट्स हैं मुतलका फैसला जात हो चुके हैं, कोई कार्रवाई हो चुकी है। अब देखें ना कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज आ रही है। अब हम जो आज हमारा जेर बहस मौजू है वो तो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। मजीद हम आगे आ गए 88 में, लेकिन रेलिवेंसी पे मैं आपको दोबारा ले गया हूँ। ये ना आप लोग देखा करें, समझा करें बेटा, इसी तरीके से कानून पे ग्रिप आती है। रिटर्न इसी बेस पे आप लोगों का बहुत अच्छा होता है। जब कंसेप्ट क्लियर है, सही लिखेंगे, तरतीब से लिखेंगे, कैसे हो सकता है मार्क्स ना मिले, बेहतरीन रैंकिंग में आप लोग ना आए। सर्टिफाइड कॉपीज हो गई, प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, अदालत में जमा करा दी फ्री कैन ने, इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, कि जी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के वो मिसाल दे रहा हूँ कि जी दावा डिग्री हो गया है, कोई एग्रीमेंट टू सेल पर किसी के साथ फ्रॉड हो गया है। अब वो कहता है कि जी जो एग्रीमेंट टू सेल डिग्री हुआ है उसमें जो तफसील जायदाद लिखी हुई है वो तो बनती ही मेरी है, ये तो खाता नंबर खसरा नंबर ही गलत लिखे गए, मैं मिसाल दे रहा हूँ। वो फिर आ जाते हैं जी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को साबित करने के लिए। और पार्ट्स ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, या उसका ये हो गया ना, इसके ये या उसके हिस्से हो गए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के। फॉर द पर्पस दे आर प्रोड्यूस्ड और कॉपीज, अब वो किस मकसद के लिए पेश किया है उसकी बात हो रही है। ये हमारा आर्टिकल 88 जी इसको डील करता है। अब आप आ जाएं आर्टिकल 89 पर, प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब देखें ना, इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन कर दिया कि ये हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले तफसील दे दी। अब ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का भी बता दिया। अब 87 में सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, अब वही 85 वाला जो तसलसल आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि जब आप सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की दे देंगे तो ये एडमिसेबल इन एविडेंस है, रेलिवेंट है, लेकिन इसका जो फैसला है सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जुडिशियल एग्जामिनेशन, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन। जज साहब ने अब उनको कानून के मुताबिक तोलना है, दोनों के मुवक्किफ को वेट करना है ना। इट हैज टू बी वेड एनालाइज्ड बाय द जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन by preponderance of evidence. Preponderance of evidence is a basic principle that has been laid down by the Honorable Supreme Court of Pakistan that is binding upon all the subordinate courts.
इंक्लूडिंग द ऑनरेबल हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये हैं वो असूल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जी, इसको हम आप जरा देख लें। एक्ट्स, ऑर्डर और नोटिफिकेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब इनके ना एक्ट्स, ऑर्डर, अब नोटिफिकेशन मुख्तलिफ हुकूमतें जारी कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जारी कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। अब ये हमारा होम डिपार्टमेंट है जो एडमिनिस्ट्रेशन को डील करता है सूबे की, या हमारी वफाक है जो वफाकी महकमे है, रेलवे हो गया, सुई गैस हो गया, ये हमारा पोस्ट ऑफिस हो गया। इनकी बाबत जो कोई नोटिफिकेशन जारी होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन में आ रहा है, अदर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। वही नोटिफिकेशन, वही जो उसका कानून का तरीकाकार बताया हुआ है उसके मुताबिक आप हासिल करेंगे और उनको चैलेंज करेंगे। जो इनका बाकायदा तरीकाकार है, सर्विस लॉज हैं हमारे, सर्विस ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वहां जब ये फैक्ट्स इन इशू आ जाते हैं वहां ये दिए जाते हैं। या सिविल कोर्ट है, वहां कोई इस तरह का मामला इन इशू आ गया है, लेकिन वो सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन में आना चाहिए। मुख्तलिफ इसकी मिसालें इंशाल्लाह ताला फिर कभी अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इसको जरा वजाहत कर देंगे, सरे दस्त नहीं। प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर, वही जो आपको बता दिया। अब कोई कानून नया जो भी बनता है ना, पहले अवाम में उस बाबत थोड़ी सी शऊर लाने की कोशिश की जाती है। अब ये कोरोना की बाबत कोई कवानीन बने, अखबारों में बहुत ज्यादा है। अब प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर्स, अगर असम्बली उस वक्त वजूद में नहीं है तो भाई कानून बनना हो गवर्नर साहब जारी कर देते हैं, ऑर्डिनेंस जिसे कहते हैं। अगर वफाकी बनना हो सदर पाकिस्तान मोहतरम जारी कर देते हैं। अगर असम्बली है, सेशन हो सकता है, तो फिर वो उसी हिसाब से उसकी कार्रवाई जारी करते हैं। तो पहले उसके स्टेटमेंट ऑफ रीजंस एंड ऑब्जेक्ट्स होता है, उससे पहले कार्रवाइयां सारी होती हैं, बहस होती है, आर्गूमेंट्स होते हैं, हमारे असम्बली के मेंबर्स के, अपोजिशन अपना मौक़िफ़ पेश करती है, हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करती है। अब ये प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर्स यही है इससे मुराद। अब नेक्स्ट पे आ जाए, द एक्ट्स ऑफ द एग्जेक्टिव आर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अगर ये चैलेंज हो गए हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ होती हैं, काफ़ी सारे इशूज आ जाते हैं। फैमिली कोर्ट है, अब पाकिस्तान में एक खातून है तो पाकिस्तानी, लेकिन चली गई अमेरिका, अमेरिकन नेशनल है, मुसलमान है, उसके साथ शादी कर ली, अब वो पाकिस्तान में आ गई है, अब लाज का मामला आ गया है। वैसे ही आप लोगों का दिमाग जहन खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। या हमारे पाकिस्तानी भाई जाते हैं अमेरिका, बरतानिया, इटली चले गए, वहाँ किसी गोरी के साथ शादी कर ली, उसे मुशर्रफ भाई सलाम भी कर लिया, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे लेके पाकिस्तान में आ गए, कस्टडी का दावा कर दिया, वो गोरी आ जाती है पाकिस्तान में, मिसाल दे रहा हूँ, जो फॉरेन लेडी है किसी भी मुल्क की। अब इशू आ जाता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में डायरेक्ट लिटिगेशन शुरू हो जाती है, या नीचे चैलेंज हो जाता है। क्या होगा, क्या कवानीन होंगे, कौन सा कानून लागू होगा, मुस्लिम लाज क्या है, पाकिस्तान में क्या है, फॉरेन कंट्रीज में क्या है, उसकी बाबत क्या है, ये सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। वैसे बात को बहुत आगे खोल गया हूँ, लेकिन इसकी रेलिवेंसी सिर्फ इस हद तक रखें, द एक्ट्स ऑफ द एग्जेक्टिव आर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री। जो लेजिस्लेशन वगैरह है ना फॉरेन कंट्री के, या जो फॉरेन लॉज हैं उनका पाकिस्तान में क्या अतलाक हो सकता है, इसको मिसाल को हकीकतन में ज़रा बहुत ही रेलिवेंट है, मिसाल दे रहा हूँ। अब हमारा वापडा पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान में डैम बन रहे हैं या पावर प्लांट बनते हैं जो बिजली पैदा करते हैं कि पाकिस्तान में किल्लत है, तो ये पावर प्लांट पाकिस्तान में बन जाता है। कंपनी है बरतानिया की, मुआहदा हो गया, पेमेंट का मसला आ गया, अब सिविल सूट दायर हो गया पाकिस्तान में, हुकूमत पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की हुकूमत भी आगे मुआहदे प्राइवेट कंपनियों को दे देती है। इसमें काफ़ी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। सिविल कोर्ट में दावा आ जाता है, हुक्म इम्तनाई आर्जी की भी दरखास्त होती है, सूट है, मिसाल दे रहा हूँ, डिक्लेरेशन का है या कोई और है, वहाँ ये चीज़ें रेलिवेंट होती हैं, ये बताना आप लोगों को मकसूद है। 89 जी हमारा ये हो गया। आप नेक्स्ट देखें, द प्रोसीडिंग्स ऑफ म्यूनसिपल बॉडी इन पाकिस्तान। जो म्यूनसिपल लॉज हैं हमारे मुख्तलिफ, आमतौर पर बल्दिया कहते हैं ना इन्हें,
बल्दिया होती है ना, अब लाहौर में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके अपने लाज हैं, इनकी जो कार्रवाइयां होती हैं म्यूनसिपल लाज को अगर आप खोल के देखें, जब ये हमारे लाज, एक तो प्रोविंशियल असेंबली होती है ना, और दीगर जो हमारी बॉडीज बन जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आया था 2016 का, म्यूनसिपल को आप उस कानून की नजर में देखें, म्यूनसिपल बॉडी से क्या मुराद है, शहरियत है ना, शहरी हकूकों से ये डील करती है, हकूक से। अब नेक्स्ट देखें, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी अदर क्लास इन अ फॉरेन कंट्री, अब पब्लिक एनी अदर क्लास, कोई और ये इसकी जमा ये हो सकती है क्लास फॉरेन कंट्री की। अब ये गौर से जरा देख लें, नोटरी पब्लिक पाकिस्तान काउंसिल, ये स्लाइड में सामने आप लोगों के है, डिप्लोमेटिक एजेंट, कॉपी ड्यूली सर्टिफाइड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ। मिसाल दे रहा हूं, एक पाकिस्तानी है अमजद साहब, इसका फर्स्ट कजन है या सगा भाई है, ये बैठे हैं अमेरिका में, दोनों भाई हैं, जो अमेरिका में साहब बैठे हैं, इनकी गुजरांवाला में जमीन है 1 कनाल, भाई आपस में सौदा करना चाहते हैं जमीन का, तो वो आ नहीं सकता, उसे पैसे चाहिए, लेकिन पाकिस्तान वाला कहता है कि नहीं भाई रजिस्ट्री होगी तो फिर मैं पेमेंट करूंगा, ऐसे जबानी नहीं, कल को मामला खराब होते हैं। अब जो अमेरिका बैठा है ना या बरतानिया बैठा है, अब वो जनरल पावर अटर्नी जारी करेगा पाकिस्तान में किसी के नाम, जो उसका इतमाद वाला बंदा होगा, कि जी मेरी ये जायदाद है, उसे मैं बेचना चाहता हूं या उसका इंतजाम इंसराम है, तो वो स्पेशल अटर्नी देगा, उसका तरीकाकार क्या है, चाहे वो अमेरिका से ना आए। ये है नोटरी पब्लिक वहां का। अमेरिका में क्या है कानून, कि अगर कोई बंदा जो ओवरसीज कहते हैं पाकिस्तानीज, इनके लिए क्या सहूलियात हैं। अब ये वो जो पाकिस्तानी कौंसल है ना अमेरिका में, वहां आएगा, वहां वो कहेगा कि जी मैंने स्पेशल अटर्नी इस तरह का तैयार करना है, ये हमारा जो कौंसल है पाकिस्तान का अमेरिका में, ये उसे प्रोसीजर बताएगा, डिप्लोमेटिक एजेंट पाकिस्तान कौंसल, कॉपी ड्यूली सर्टिफाइड, वहां दस्तावेज तैयार होगी, ये बंदा सिग्नेचर करेगा पाकिस्तानी, वहां शायद कोई अपना गवाह भी लेके आएगा, मुकम्मल तकमीलात होंगी, फीस बकायदा अदा होगी, स्टैंप्स वगैरह लगेंगी, जब वो पाकिस्तान में आ जाएगा तो उसकी रजिस्ट्री भी हो सकती है, अगर अदालत में कोई मैटर इन इशू आज हो जाता है तो ऐसे समझा जाएगा जो उसका स्पेशल अटर्नी है कि जैसे असल बंदा अमरीकी यहाँ पाकिस्तान में खड़ा है। ये मैं आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर्टिकल्स 89 तक हो गए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आप लोगों से गुजारिश शुरू में की थी, जो लोग शुरू से देख रहे हैं, तरतीब जो प्लान बनाया था वो ज्यादा था, मकसद है कि आप लोगों को एक एक आर्टिकल की कंसेप्ट से समझ आ जाए, कि दौड़ नहीं लगानी, ना ही मैं दौड़ वाले इल्म के हक में हूँ, दौड़ शुरू में लगाई थी लेकिन सवालात हद से ज्यादा आ गए, तो मुझे अपने जमीर ने मलामत किया कि हक अदा नहीं हो रहा। बेटा अगर आप लोग नाराज हो, मेरी बहनें मेरे भाई, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माजरत कहा हूँ, बेटा मैं उसका इसके इल्म के हक में हूँ जो सीने में उतारा जाए, जो आपका एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हो। माशाल्लाह आप लोग सारे होंगे, बस अल्लाह ने मुझे मौका दिया, दो चार कोई टूटे फूटे अल्फाज आप लोगों को बता दूं, इतना स्पीड से मुझसे नहीं चला जाता, वो चला सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मकसद है समझ, कुछ ना कुछ पल्ले पड़े, कुछ ना कुछ समझ आए। आप लोगों का अल्लाह हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।